हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम क्लास 12 CBSE IP का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, क्वेरिंग एंड SQL फंक्शन इन वन शॉट। सो लेट्स स्टार्ट। सो सिलेबस फॉर दिस सेशन 2023 to 24 के लिए ये है। फर्स्ट हमने जो क्लास 12 में बेसिक मैथ फंक्शंस किए थे, पार, राउंड, मॉड, वो, देन स्ट्रिंग फंक्शंस या टेक्स्ट बेस्ड फंक्शंस, then we have date functions, aggregate functions या multi-row functions जिन्हें कहते हैं वो, and then there is group by, having and order by. All of these clauses will be covered when we learn aggregate functions only, and then working with two tables using equijoin. So let's begin. We'll start with functions in SQL. So a function is used to perform some particular task and it returns 0 or more values as a result. Depending on their application in one or multiple rows, SQL functions can be categorized as single row functions and aggregate functions. Single row functions are further classified in three types: numeric function, string function and date function. So remember that all of these are single row functions. Single row functions are also called scalar functions, and they are applied on a single value and they return a single value. So now we'll be learning more about each category. Numeric or math functions, we have power x comma y or POW x comma y. It calculates x to the power y. Now if you write select then power or POW and you pass 2 comma 3 as the argument here as an example, then 2 raised to the power 3 will be calculated, meaning 2 into 2 into 2, and that gives you the output as 8. Next up is round n comma d. Round function rounds off the number n to d number of decimal places, and if d is it's not mentioned, or if it's equal to 0, then it rounds off the number n to the nearest integer. We have an example here. Select round 2912.564 comma 1. Here d is equals to 1. That means we need to round off the number to one decimal place, meaning there should only be one digit after the decimal point. So here how is this calculated? डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद नंबर जो है वो है 5 और 5 के जस्ट बाद नंबर है 6. तो क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि जब डेसिमल पॉइंट के बाद 5 है तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, है ना, पर 6 क्यों आया? एंड इट इज़ करेक्ट. 6 इसलिए आया क्योंकि 5 के जस्ट बाद जो नंबर है वो ग्रेटर देन 5 है, तो मतलब इसीलिए 5 इस 5 के यहाँ या जो भी नंबर होता है एक्चुअली उसके वहाँ +1 हो जाता. लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल जहाँ पे इन्होंने डी मेंशन ही नहीं करा. तो इसमें क्या होता है, इट विल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर. तो जैसे यहाँ पे 283.2 है, तो इसीलिए बिकॉज अगर 0.5 होता तो 284 होता, बट 0.2 है तो इसीलिए 283 ही हो गया. वी लुक एट मोर एग्जाम्पल्स इन द नेक्स्ट स्लाइड. अभी मॉड, तो मॉड a कॉमा b, इसमें क्या रिटर्न होता है? इट रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द नंबर a बाय द नंबर b. a डिवाइडेड बाय b करके जो रिमाइंडर मिलता है वो रिटर्न करता है. एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है सिलेक्ट मॉड देन 21,2. तो अगर 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 एज रिमाइंडर मिलेगा, तो आउटपुट 1. एज आई सेड, अभी हम राउंड के थोड़े और एग्जाम्पल्स देखेंगे जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर, बिकॉज राउंड थोड़ा लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है अंडरस्टैंड करना. सो दीज आर ऑल द प्रोबेबल वेराइटीज़, लाइक मैंने सारी टाइप की कवर करने की कोशिश करी है. -2912.557 को हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 डेसिमल प्लेस, मीनिंग यहाँ पे 55 है, तो 55 आना चाहिए था, है ना, बट इस 5 के जस्ट बाद जो नंबर है वो है 7, एंड 7 बीइंग ग्रेटर देन 5, आपको यहाँ लास्ट वाले 5 में +1 करेंगे तो इससे आंसर आएगा -2912.56. यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है -2912.5, एंड मैंने यहाँ पे डाल दिया d की वैल्यू 2. अब आप देख सकते हो डेसिमल पॉइंट के बाद तो सिर्फ एक ही नंबर है, तो मैंने यहाँ 2 डाला, तो क्या एरर आना चाहिए? ये MCQ क्वेश्चन बन सकता है. तो नहीं, कोई एरर नहीं आता है. जो नंबर आपने डाला था ओरिजिनली वही रिटर्न हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 2 की कोई ख़ास सिग्निफिकेंस रहेगी ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही नंबर है.
नेक्स्ट एग्जाम्पल -2912.456, 1 यहाँ पे 5 अगेन और 4 है, तो यहाँ पे 5 की, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो इसलिए +1 हो जाएगा. सो आंसर मिलता है -2912.5. Now coming to string functions or text functions as you call it. First is uCase और upper, जिसके अंदर हम argument में string pass करते हैं and it simply converts the argument of the string that is passed to uppercase. पूरा upper case में कर देते हैं. जो ऑलरेडी अपर केस में या जो ऑलरेडी कैपिटल हो रखे हैं वो तो कैपिटल रहते ही हैं, पर जो स्मॉल में लिखे हुए होते हैं उनको भी वो कैपिटल में कर देता है. दिस इज़ द सिंटैक्स, वेरी सिंपल. सेलेक्ट यू केस और अपर and then you pass the string and then you get this as the output. Then similar to upper we also have one lower or L case, जिसमें भी same syntax, you pass the string and it converts the entire string into lower case. Okay, so now we'll move on to the next one. Mid, substring or substr, all of them are the same, and you have to pass 3 arguments here. So basically ये करता क्या है, you pass a string and then you give then you also pass a starting position, जहाँ से लेकर then you also pass an ending position. इसमें string में वो इस POS position से start होकर वो n number of places तक, मतलब n number उसके आगे गिन कर आपको वो string देता है. जैसे यहाँ पे हमने string पास करी है informatics and यहाँ पे थर्ड नंबर का लेटर कौन है, 1 2 3, थर्ड नंबर का लेटर है यहाँ पे F. अब F से हम 4 प्लेसेस तक का स्ट्रिंग देंगे. सो F फर्स्ट लेटर बन जाएगा उस सब स्ट्रिंग का. सो F1 हो गया, देन O सेकेंड, देन R3 एंड M इज़ 4. तो ये 4 पोजिशन मतलब 4 आगे तक का हमने इसमें से स्ट्रिंग निकाला एंड वी गेट फॉर्म एज द आउटपुट. नाउ व्हाट विल हैपन इफ़ यू डू नॉट पास N, अगर आप ये बताते ही नहीं कि आपको आगे कितने प्लेसेस तक स्ट्रिंग चाहिए, इफ़ यू जस्ट लीव इट ब्लैंक. सो यहाँ पे फिर से इन्फॉर्मेटिक्स को ही पास किया है एज एन आर्ग्यूमेंट एंड कॉमा लगा के 7 दिया है. आप 7 को अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7. सो 7th लेटर जो है वो है A एंड बिकॉज द एंडिंग N इज़ नॉट स्पेसिफाइड, वो आपको पूरा स्ट्रिंग देगा उसके बाद का जितना भी है. So and also one thing here, usually यहाँ पे indexing of course 0 से शुरू होती है, but here remember that आपको 1 से counting शुरू करनी है. So this can be an output question, can come as an MCQ, so you have to be mindful of that. And we're also following the NCERT here, like, so yeah. Now we have the length function. Length just returns the number of characters in a specified string. अगर स्पेस है तो वो स्पेस को भी काउंट करके रिटर्न करेगा. यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेटिक्स को एज एन एग्जाम्पल लिया है एंड इसका आउटपुट आया 11. इट विल काउंट ऑल द कैरेक्टर्स. लेफ्ट स्ट्रिंग कॉमा n, what will this do? It returns n number of characters from the left side of the string. So you write select left and then computer and 4. So the output here is computer, meaning it will count 4 letters from the left side of the string. So 1 2 3 4. C से शुरू होता है, P तक end होता है. You get that as the output. Now there is similar to left, there is also a right function जिसमें string pass करती है and n सेम करता है, बस right side के साइड से वो string में return करता है. यहाँ पे science को इन्होंने as an argument pass करा है and 3 n की value रखी है. तो now 3 last 3 places मतलब right side से अगर गिनेंगे तो NCE, so इसीलिए NCE as the output आपको मिलेगा. Now to confuse you, MCQ questions में वो ऐसा option दे सकते हैं CEN, which is the opposite, like reverse of this. तो you have to be mindful कि हमेशा order तो लिखने में तो left ही आएगा, but you'll just count the characters from right side. That's it. Then there is an in-string function INSTR, जिसमें आप string pass करते हैं and you pass a substring. इसमें basically वो क्या करता है, it returns the position of the first occurrence of the substring in the given string. बड़ी string में से वो जो आपने छोटा part उसी string का है वो उसकी first letter की first occurrence आपको return करेगा. जैसे कि, और हाँ, it will return you 0
एज द आउटपुट अगर वो सबस्ट्रिंग उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट ही नहीं है। यहाँ पे इन्फॉर्मेटिक्स को एज एन एग्जाम्पल लिया है और सबस्ट्रिंग की जगह MA लिखा है। सो इज़ MA प्रेजेंट? येस इट इज़ प्रेजेंट। एंड कौन सी पोजिशन में प्रेजेंट है? तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो 6 पोजिशन पे हमें फर्स्ट लेटर ऑफ सबस्ट्रिंग M मिल रहा है, तो इसीलिए 6 विल बी रिटर्न एज द आउटपुट। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इज़ दिस अ बूलियन फंक्शन, कि विल इट रिटर्न वैल्यू एज ट्रू और फॉल्स? द आंसर इज़ नो, it does not. So it can also be a way to check if the string exists, but it still isn't the right way. Obviously अगर आपने यहाँ पे MA की जगह से XYZ पास करा होता which is not a part of the string, तो आपको 0 रिटर्न करता, meaning the string is not a part. So that is also correct, but exactly true or false, that is इसका रिटर्न टाइप बूलियन तो नहीं है। एंड एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन स्ट्रिंग एंड मिड और सब स्ट्रिंग। सो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एल ट्रिम। एल ट्रिम में वो क्या करता है, जो भी गिवन स्ट्रिंग जो भी पास करते हो इट विल रिमूव द लीडिंग वाइट स्पेसेस। लीडिंग मतलब जो लेफ्ट में स्ट्रिंग शुरू होने से पहले। सो इन्होंने यहाँ पे जस्ट टू शो यू कि यू नो दिस वर्क्स, इन्होंने क्या करा है, पहले तो इन्होंने डेली लिखा है एंड डेली के पहले उन्होंने स्पेसेस दिए है एंड देन उसके बाद स्पेसेस एल ट्रिम हटा के स्पेसेस दिखा के ऐसे 5 आए। तो मतलब 2 स्पेसेस दी थी एंड देन यू गॉट द आउटपुट एज 5, मतलब सारी लीडिंग स्पेसेस उसने हटा दी। आर ट्रिम में क्या होता है, राइट साइड की जो स्पेसेस होती है उन्हें हटा देते हैं, तो इट रिमूव्स द ट्रेलिंग स्पेसेस, वर्ड ख़त्म होने के बाद की स्पेसेस हटा देते हैं। और ट्रिम क्या करता है, ट्रिम दोनों तरफ राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ की अगर वाइट स्पेसेस होती है उन्हें हटा देता है। ये तो हमारे स्ट्रिंग फंक्शन से। नाउ मूविंग ऑन टू डेट फंक्शंस। डेट फंक्शन में सबसे पहले है नाउ। नाउ रिटर्न्स द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम, मतलब जिस भी सिस्टम पे आप उस प्रोग्राम को रन कर रहे हो उस कंप्यूटर उस सिस्टम की वो डेट एंड टाइम रिटर्न करेगा in the format YMD, okay, like 4 digits of the year, 2 digits of the month, and then 2 digits of the date, and also the time with hour, minute, and second. Okay, then date returns the date part of the given expression, from the given expression, like select date and मान लो for example you have passed now, तो उसमें इस टाइम वाले पार्ट को हटा दिया एंड सिर्फ वो आपको डेट वाला पार्ट देता है। मंथ एंड उसके अंदर आपने एज एन आर्ग्यूमेंट डेट पास करा, तो जैसे इन्होंने नाउ, जैसे अज्यूमिंग कि यही इन्होंने ये इसी दिन प्रोग्राम रन करा है, तो आपको मंथ नंबर मिल जाएगा। इल गिव यू द न्यूमेरिक, लाइक इल नॉट गिव यू इन वर्ड्स, इल गिव यू द मंथ नंबर, ये तो मंथ करेगा। एंड मंथ नेम क्या करेगा, वो आपको पूरा यू नो रिटन पूरे वर्ड्स में आपको उस मंथ का नाम देगा। लाइक इसमें 11 है, इस वाली डेट में तो नवंबर दे रहा है। ईयर एंड उसमें डेट पास करा तो इट गिव्स यू द ईयर। डे में आपको जैसे यहाँ पे 24 है तो डे। देन डे नेम, मान लो कि इस साल को मतलब 11 जुलाई 2019 को क्या डे था, थर्सडे था, आई विल गिव यू दैट। So this was date function. Okay, so now moving on to aggregate functions. Aggregate functions are also called multiple row functions, and these functions work on a set of records as a whole and return a single value for each column of the records on which the function is applied. इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट इज़ मैक्स एंड उसमें आप एक कॉलम पास करेंगे। सो मैक्स में क्या करेगा, उस सिलेक्टेड कॉलम में आपको लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसका सिंटैक्स क्या है, सेलेक्ट मैक्स, देन आर्ग्यूमेंट में आप कॉलम नेम पास करेंगे एंड देन फ्रॉम इन्वेंटरी या फ्रॉम वॉट एवर द टेबल नेम एंड इल गिव यू द आउटपुट एज द मैक्सिमम वैल्यू। सेम गोज फॉर मिनिमम, syntax and everything is just the same, but it'll return the smallest or the minimum, the least value of that specified column. Average column में क्या करता है, it returns the average values from the specified column. Average क्या होता है, basically the total, like the sum of all the values upon the total number of values.
Then next is sum returns the value, or it'll add all the values of that specific column and it'll return that. Syntax for all the aggregate functions is almost like same, it's just the words are different. It's that sum is done. Then we move to count. Now count and count asterisk, there can be a question on to differentiate them. So first count, it returns the number of values in the specified column ignoring the null values. This is the main highlight, it'll ignore the null values. Say suppose like एक कॉलम के अंदर जैसे यहाँ पे है इन्होंने 3 वैल्यूज़ है बट चौथी वैल्यू जो है वो नल है, तो क्या करेगा, सेलेक्ट काउंट एंड देन यू पास द कॉलम नेम फ्रॉम टेबल. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 हैं, देर आर 4 वैल्यूज़ बट विल स्टिल रिटर्न 3 बिकॉज चौथा वाला नल है. बट व्हेन यू यूज़ काउंट एस्ट्रिक में आपको 4 मिलेगा, अज्यूमिंग यही हम अभी इसी की टेबल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नल वैल्यू को भी काउंट करा जाता है. बेसिकली यही डिफरेंस है कि काउंट तो सिर्फ वैल्यूज़, एक्चुअल वैल्यूज़ जो है सिर्फ उन्हें देखेगा, नल को इग्नोर करेगा, बट काउंट एस्ट्रिक विल ऑल्सो काउंट द नल वैल्यूज़. सो एंड यहाँ पे point to remember here, in order to display the number of records that matches with the particular criteria in the table, we have to use count asterisk, this function, with the where clause. So this is also a condition that count asterisk के साथ where clause use होता है. Next is differences between single row and multiple row functions. अभी हमने दोनों देख लिया, हमने single row functions की बात करी, हमने multiple row functions भी देखे. So now what are the differences? Single row function 1, it operates on a single row at a time, but on the other hand multiple row functions operate on a group of rows. Then single row functions, it returns one result per row. Now multiple row functions, it will also return one result, but it will give you one result for a group of rows. Then third difference is that single row functions can be used in select, where and order by clause, and multiple row functions can be used in select clause only. Single row function, there are a few examples, they're classified in 3 parts: math, string and date functions, and there are various examples of these functions. And multiple row functions are max, min, average, sum, count and count asterisk. Now what is group by? So first, group by clause, it groups the rows together that contain the same values in a specified column. Like a given condition के लिए you can use group by, कि जिसे जिनका भी नाम जिनकी भी से date of birth 6th November है उन सबको group कर दो, तो that's where it can be used. Then we can use the aggregate functions count, max, min, average and sum to work on the group values. Then third, having clause in SQL is used to specify conditions on the rows with group by clause. Examples and syntax of the group by clause. So consider this table. This table is called sale from the cash room database, and it has how many columns? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It has 8 columns: invoice number, car ID, customer ID, sale date, payment mode, employee ID, sale price and commission. Big table. Now first question, display the number of cars purchased by each customer from the sale table. So now through all of these examples we'll actually see how the group by clause can be used with having, and how you can use them with aggregate functions and everything. So यहाँ पे number of cars purchased by each customer, तो select customer ID, count asterisk क्यों यूज़ किया, इसमें क्या null values भी आ जाएंगी, and number of cars from sale group by customer ID. हम customer की ID के साथ उन्होंने कितनी नंबर ऑफ़ कार्स, उस कस्टमर ने कितनी नंबर ऑफ़ कार्स खरीदी या उस कस्टमर आईडी के नीचे कितनी कार्स रजिस्टर है, वो ऐसे हमारे को आउटपुट में मिल रही है. कैसे हुआ? ऐसे ग्रुप बाय यूज़ करके. ओके, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी करके.
Display the customer ID and number of cars purchased if the customer purchased more than one car from the sale table. Select customer ID, count asterisk from sale, sale क्या है टेबल का नाम, from sale, then group by customer ID having count asterisk greater than 1. मतलब जिन्होंने भी एक से ज़्यादा कार परचेज करी है उनको कस्टमर एक तो जिन्होंने भी 1 से ज़्यादा कार्स परचेज करी है तो उनकी कस्टमर आईडी के साथ उन्होंने कितनी परचेज करी है वो डिस्प्ले हो गई. देन डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल इन ईच कैटेगरी ऑफ पेमेंट मोड फ्रॉम द टेबल सेल. सेलेक्ट पेमेंट मोड, काउंट भी पेमेंट मोड, फ्रॉम सेल, ग्रुप बाय पेमेंट मोड, ऑर्डर बाय पेमेंट मोड. बहुत कॉम्प्लिकेटेड. I'll try to break it down for you. So select payment mode, हमें payment mode display कराना है तो वो हो गया. Then count कितने methods मतलब कितने methods से कितने लोगों ने use करे तो वो count हो गया. And हमने यहाँ पे argument में payment mode जो यहाँ पे ये है ना column इसी को pass करा. Then from table name जो कि यहाँ पे sale है एंड ग्रुप बाय कैसे करें, हम पेमेंट मोड से ही ग्रुप बाय कर रहे हैं, हमें यही दिखाना है साथ में कि पेमेंट मोड और कितने लोगों ने वो यूज़ करा. तो ग्रुप बाय पेमेंट मोड एंड ऑर्डर बाय पेमेंट मोड. ऑर्डर बाय से बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गए जैसे BCN ऐसे. डी है डिस्प्ले द पेमेंट मोड एंड द नंबर ऑफ पेमेंट्स यू मेड यूजिंग दैट मोड मोर देन वंस. मतलब पेमेंट मोड एंड द नंबर ऑफ पेमेंट्स को साथ में डिस्प्ले कराना है. कितनी बार वो साथ में मोर देन वंस कितनी बार यूज़ हो. तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सेलेक्ट पेमेंट मोड क्योंकि हमें पेमेंट मोड को डिस्प्ले कराना है. देन काउंट पेमेंट मोड फ्रॉम टेबल नेम सेल, ग्रुप बाय पेमेंट मोड एंड हैविंग काउंट asterisk greater than 1, order by payment mode. It's so complicated, but I think if you go through it again, if you look at it again, you'll understand. I don't know how to further break it down, so I just hope you've understood. If you have any other problems, if you've got any query related to this, you can always drop them down in the comment section and I'll answer them for you when I can. Now the last topic for today's video is equi-join in SQL. Equi-join is a simple SQL join which uses the equal sign as a comparison operator. It combines tables by matching values in specified columns. Let's have a look at its syntax. Select column list from table 1 comma table 2 and etc, where table 1 dot column name is equals to table 2 dot column name, or select column list from the table name join table 2 on if there is any condition, then whatever condition you can add here. Additional points, the column names of the columns specified for joining need not be the same. Second, the resultant table will not contain repeated columns if there are any, so it will not contain the repeated columns. Third point, equi-join can be performed on more than 2 tables. Let's say there's a table employee and there's a table called department. Both of them, so this one has got 3 columns, employee ID, employee name and department ID, and table department has got 2 columns, department ID and department name. So equi-join of table employee and table department, select asterisk from employee and department, meaning display the employee table and the department table, where employee dot department ID is equals to department dot department ID. You see here both of these tables have one column in common, that is department ID. ये दोनों tables में present है, so यहाँ पे दोनों table ये same होने चाहिए, and ऐसे करके इसने employee और उस department को पूरे को display कर दिया. Okay. So that's it, basically it just joins the table. So yeah, so that's it for today's video. Thank you for watching. Please like and share the video and subscribe to my channel for more such content. Bye.